नमस्कार, मी मनश्री पाठक आणि झी 24 तासच्या या विशेष मुलाखतीच्या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत। खरं तर सध्या चातुर्मासाचा कालावधी सुरू आहे आणि मुंबईमध्ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हे आलेले आहेत। त्यांचं आगमन झालेलं आहे आणि तब्बल 2 महिने शंकराचार्य मुंबईतल्याच बोरिवली इथे असणार आहेत। आपण थेटपणे त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। शंकराचार्य जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका मुंबई में। चातुर्मास का कालावधि चल रहा है और मुंबई के बोरिवली में आप स्थित है, तो किस प्रकार का कार्यक्रम अभी चलने वाला है? हम सभी लोग जानते हैं कि गोमाता के लिए आपकी बड़ी सेवा है, आपकी राष्ट्रमाता का उनको दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए मांग है। तो मुंबई में विशेष रूप से इस बारे में क्या कार्यक्रम है? देखिए, एक तो हमारा सन्यासी होने के नाते चातुर्मास व्रत अनिवार्य होता है। तो सावन और भादों के 2 महीने जो होते हैं उनमें हम लोग एक ही स्थान पर रह करके वो समय बिताते हैं। इसको चातुर्मास्य व्रत कहा जाता है। सीमा का उल्लंघन नहीं करते, तो हमको कहीं ना कहीं तो करना ही था ये। और इस चातुर्मास्य के अंतराल में साधना, उपासना और साथ साथ में सत्संग होता है वेदांत आदि का, तो वो सब तो चलेगा ही। उसके अलावा हम लोगों ने एक व्रत लिया है गौ माता की रक्षा के लिए ही, कि उनके शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो हम चाहते हैं कि उनके शरीर के जो देवता हैं वो सुषुप्त हो गए हैं, उनको जागृत किया जाए। और जागृत करने के लिए उनके निमित्त, एक देवता के निमित्त एक आहुति, ऐसे 33 कोटि आहुतियाँ उनको प्रदान की जाए। तो कुंभ से ये संकल्प लिया हम लोगों ने प्रयागराज में, और वहाँ पर 324 कुंड की यज्ञशाला बना करके 1000 पंडितों के द्वारा हम लोगों ने आहुतियाँ डालना शुरू किया मंत्र पढ़ के, और 2,61,00,000 आहुतियाँ वहाँ हम लोग 1 महीने में दे पाए। उसके बाद हम लोगों को विराम लेना पड़ा क्योंकि कुंभ समाप्त हो गया। अब ये उसी क्रम को यहाँ बोरीवली में जब हम चातुर्मास में हैं तो फिर से बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर उसके आगे आहुतियाँ देना शुरू हो जाएगी, तो लगभग 3 करोड़ आहुतियाँ 2 महीने में हम लोग डाल सकेंगे, ऐसा हम लोगों को अनुमान है। और वो यज्ञ आज से प्रायश्चित आदि आज हो रहा है, और कल मंडप प्रवेश होगा, परसों से अग्निस्थापन होकर के आहुति आरंभ होगी, और प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलेगी। उसके अलावा गोमाता के संदर्भ में जो आपकी मांग है, राष्ट्रमाता का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में तो गोमाता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे उनके कार्यकाल में ये दर्जा दिया गया था, आपने उसकी सराहना भी की है। तो राष्ट्र के लिए आप क्या चाहेंगे? अभी भी आपकी बात क्या रखेंगे आप सरकार के सामने? असल में ये बड़ा कार्य महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका पूरे देश में बहुत व्यापक संदेश भी गया। बहुत लोगों को इस बारे में उत्प्रेरणा भी मिली। इसीलिए हम लोगों ने सबने मिलकर के सराहना की। और जब चुनाव आया था तो भी हम लोगों ने कहा कि ये गौ माता को माता कहने वाले लोग हैं, इनको बल देना चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक रूप से उनको दोबारा विजयी बना करके भी भेजा। अब हम ये चाहते हैं कि उस समय जब राज्य माता के रूप में गौ माता को घोषित किया गया था, तुरंत चुनाव आ गए थे, तो उनके बारे में राज्य माता का प्रोटोकॉल क्या होगा ये तय नहीं हो पाया था। तो हम चाहते हैं कि चातुर्मास के अंतराल में यहाँ की इस समय की जो सरकार है उससे चर्चा करके और एक प्रोटोकॉल राज्य माता का बनवाएं, ताकि उस प्रोटोकॉल से गौ माता की देखभाल हो और उनका सम्मान। कुछ नियमावली होनी चाहिए गौ माता की रक्षा के लिए। एक सामान्य गाय में और एक राज्य माता में क्या अंतर है, ये तो पता चलना चाहिए ना। और उनकी सेवा कैसे की जाए, उनका दिनचर्या क्या होगी, उनके बारे में नीति नियम क्या होंगे, तो ये सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। और हम चाहेंगे कि इसी चातुर्मास्य के अंतराल में ये कर पाएँ। तो क्या आप इस दरम्यान आप मुंबई में है तो कुछ सरकार से संपर्क बनाएंगे, कुछ संवाद करेंगे? जी, साथ ही साथ हम लोग पूरे देश में जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं जितने, उन सब में एक एक आदर्श रामाधाम बना रहे हैं। रामा माने राज्य का रा और माता का माँ, ऐसे रामा राज्य माता, तो रामाधाम बना रहे हैं, ताकि एक मॉडल बना दें कि ऐसे राज्य माता रहती है। और वहाँ पर जब लोग देखेंगे तो वैसे ही फिर दूसरी जगह भी उनको रखने लग जाएंगे। तो इसके लिए जो महाराष्ट्र राज्य की जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं, 282 या 288 हैं, तो उतने विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम के बारे में भी हम लोग प्रयत्न करेंगे कि कार्य आरंभ हो, ताकि सब जगह पर एक आदर्श
गौशाला का निर्माण हो सके। तो क्या रामाधाम की शुरुआत मुंबई से होगी? जी, रामाधाम की शुरुआत मुंबई से होगी और पूरे महाराष्ट्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम आदर्श के रूप में निर्मित किया जाएगा और वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बनाएंगे उसी आधार पर और उसमें ये भी प्रयास होगा कि एक तो गौ माता का सम्मान दिखाई दे कि देखिए सम्मानपूर्वक यहाँ रह रही हैं, उनका कोई असम्मान नहीं है। दूसरे उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में, उनके भोजन निवास के बारे में अच्छी व्यवस्था रहे और साथ ही साथ उस गौशाला को आत्मनिर्भर भी हम बना सकें। तो इससे क्या होगा कि लोग समझेंगे कि हम ऐसा करके लाभ भी कमा सकते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी फिलहाल अधिवेशन का सत्र भी चल रहा है, तो क्या सरकार से इसके बारे में आप बातचीत करेंगे, संपर्क करेंगे, रामाधाम किस प्रकार से तैयार करने हैं, क्योंकि सरकार का भी सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, हम सरकार से संपर्क भी करेंगे और उनको संदेश भी भेजेंगे और चाहेंगे कि इस पर चर्चा करके एक प्रोटोकॉल राज्य की सरकार बना दे ताकि पूरे देश के लिए वो एक अनुकरणीय बात बन जाए। शंकराचार्य जी, आप पहचाने जाने जाते हैं कि राजकीय मुद्दा है या फिर सामाजिक है या फिर धार्मिक मुद्दा है, आपके जो विचारधारा है वो बहुत स्पष्ट होती है, जिसे हम मराठी में परखड़ मत ऐसे बोलते हैं। परखड़ मत? हाँ जी, मराठी में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में, विशेषतः मुंबई में भाषिक वाद बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक भाषिक विवाद तैयार हो चुका है, हिंदी विरुद्ध मराठी, ऐसा ये विवाद है। और इसकी शुरुआत हुई सरकार के इस एक शासन निर्णय से, जो हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास किया जा रहा था एक 5 या 6 साल की उम्र से। इसके बारे में आप आपकी क्या राय रखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनोरब्रवीत। माने इसका अर्थ है कि बलपूर्वक जो भी कार्य किया जाएगा वो धर्म की दृष्टि से न किए के बराबर है, नल एंड वॉइड। तो ऐसी परिस्थिति में बलपूर्वक तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। बलपूर्वक मराठी भी नहीं सिखाना चाहिए, बलपूर्वक हिंदी भी नहीं सिखाना चाहिए। हमारा वातावरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे आकर्षित हो जाएं। फूल की तरह हमको खिलना होगा ताकि भंवरे आकर्षित होकर के हमारे पास आएँ। मराठी की सुगंध ऐसी फैलानी होगी कि जो नहीं मराठी जानता है वो भी मराठी सीखने के लिए उद्यत हो जाए। शंकराचार्य जी, आप कह रहे हैं कि भंवरे आकर्षित हो जाए, तो मुंबई के लिए तो बहुत सारे राज्य से भंवरे आकर्षित होते हैं मुंबई में, यहाँ पर बसने के लिए, यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए, यहाँ पर कुछ अपना स्थान बनाने के लिए, हैसियत बनाने के लिए। लेकिन इस पर राज ठाकरे जी ने आपत्ति हर बार जताई है कि यहाँ पर जो बाहर प्रांत से आते हैं, परप्रांतीय आते हैं, वो मराठी को अपना नहीं समझते, वो मराठी का आदर नहीं करते और उसके वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे विवाद भी खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप मराठी को नहीं बोलेंगे तो शायद हम अपने स्टाइल से आपको बुलवाएंगे, आपको समझाएंगे। यही मूल रूप से समझने की बात है। ये सारी समस्या की जड़ यही है कि जब दूसरे प्रांत से कोई आता है तो वो अभी तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि आ करके सीधे घुस गया हो, किसी ऑफिस में सीधे दंदना करके घुस गया हो, किसी कारखाने में सीधे घुस गया हो, किसी दुकान में सीधे घुस गया हो। वो आता है, आने के बाद उसको यहाँ के लोग अपने यहाँ रखते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुमको ये देंगे। तो आप नियोजन तो आप करते हो। जो पहले से महाराष्ट्र में है वो मराठी है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जम चुका है, यहाँ पर उसने उद्योग लगा दिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहा है। फिर वो जब बाहर से कोई आता है कहता है आप हमारे लिए काम करो, हम आपको ये सुविधा देंगे, ये पैसा देंगे। तो इसका मतलब है कि नियोजनकर्ता कौन है? नियोजनकर्ता महाराष्ट्र के लोग हैं। तो वो नियोजन बाहर के लोगों को करना बंद कर दें। मारने पीटने की और आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? अपने आप लोग यहाँ पे निराश हो जाएंगे कि यहाँ काम नहीं मिलता है तो दूसरी जगह जाके अपना काम खोजेंगे। लेकिन काम कराने के लिए आपको चाहिए और फिर आप कहेंगे कि नहीं आप काम तो करिए लेकिन बाकी चीज़ आप अपनी रखिए। तो राज ठाकरे की जो नीति है वो गलत नज़र आती है आपको? भाई, राज ठाकरे की नीति ये है कि राज ठाकरे को मराठी लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इनको पर प्रांतियों को काम मत दो। तो काम नहीं मिलेगा तो वो अपने निराश होकर चला जाएगा यहाँ से। तो मारने पीटने का ये जो मानना, पीटने से कैसे होगा? अच्छा, मारना भी है तो जिसने नियोजन किया उसको मारो। अगर आपकी मारने की ही नीति है तो जिसने उसको काम पे रखा उसको मारो। जो काम के लिए आया है, घर छोड़ करके आया है, माता पिता पत्नी भाई
गांव का घर मकान सबसे प्यार होता है लोगों को, अपने कुएं से प्यार होता है, अपने पेड़ से प्यार होता है, वो सब छोड़ के आता है कोई, तो वो तो आया हुआ है, उसको मारने से क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर काम देते रहोगे जब तक, तब तक लोग आते रहेंगे। यहाँ पर अगर रहना है तो आपको मराठी में संवाद करना आना चाहिए, ये जो भूमिका है मनसे की, क्या इसे किस अंदाज से आप देखते हैं? यहाँ पर आपको मराठी सीखनी ही चाहिए, ऐसे उनका आग्रह है। ठीक है, इसमें क्या खराबी है? अगर ऐसा आग्रह है, इसमें हम कोई खराबी नहीं देखते हैं, लेकिन इस आग्रह की पूर्ति के लिए हम थप्पड़ मारने लगें, इसमें हम खराबी देखते हैं। आपकी ऐसी इच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, आप जागरूकता लाइए। जब बाहर से कोई आता है उसको बोलिए, देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटिश, ये लंदन है, ये सब देश है ना, वीज़ा आप मांगने जाएंगे तो वो आपको बुलवा करके देखते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, और उनके स्टाइल में इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तब वो वीज़ा देंगे, नहीं तो वीज़ा ही नहीं देते हैं। आप सिस्टम कर दो कि याला मराठी माहित आए वही आएगा, दूसरा ना आए। हम महाराष्ट्र में प्रवेश के समय आप सीमा पे व्यवस्था बना दो। आप क्यों नहीं करते हो? आपको भी थोड़ी थोड़ी मराठी की पहचान है। शुरू कर चुके हैं, तो अभी 2 महीने यहाँ पर है तो सीख जाएंगे। कहा था राज ठाकरे से और बाला साहब ठाकरे के जो लड़के हैं, उद्धव जी से, कि आप में से कोई एक आके आधा घंटा तो हमको सिखाओ, लेकिन अभी तक कोई आता नहीं है। हमने दूसरे लोगों से, ये जैसे ये जाजू जी हैं, इनसे हमने शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा आप सीखना ही पड़ेगा, हमको भी अच्छा लगता है। हमको ज्ञानेश्वरी पढ़ना है, मराठी में पढ़ना है, अनुवाद में पढ़ के हमको नहीं उतना प्रसन्नता है। तो इसके लिए हमको ये देखिए, हम कह रहे थे ना सुगंध, तो ज्ञानेश्वरी एक ऐसा ग्रंथ बना दिया। अब उसकी सुगंध से जो व्यामोहित होगा वो स्वाभाविक रूप से वो मराठी पढ़ेगा। जो अभंग यहाँ के सुनना चाहता होगा, जो यहाँ के गीत सुनना चाहता होगा, उसको मराठी तो सीखनी होगी ना। तो ये भी तो एक तरीका है कि आप आकर्षित कर दो लोगों को। फिलहाल एक ऐसी राजनीतिक स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में कि भाषिक मुद्दे पर, आधार के मुद्दे पर अभी बीएमसी के चुनाव देखे जा रहे हैं, और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के दोनों भी सुपूत कहलाते हैं और उनका वारसा चलाते हैं, तो ये दोनों ठाकरे भाई अगर एक हो जाए तो काफ़ी राजनीति प्रभावित हो सकती है, ऐसे राजनीतिक तज्ञों का मानना है। आप किस प्रकार से देखते हैं, और आप दोनों को अच्छी तरीके से पहचानते हैं? उद्धव ठाकरे के तो मातोश्री के निवास स्थान पर आप जा भी चुके हैं। ऐसा है कि राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके पंडित हम नहीं हैं, हम धर्म के पंडित हैं। लेकिन आप भविष्य का मतलब क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और हम किसी की पर्ची भी नहीं निकालते हैं और कोई भविष्यवाणी भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप मराठी का प्रचार करिए, मराठी को हिंसा के साथ जोड़ करके उसकी मतलब उसके बारे में मिथ्या धारणा मत बनाइए, एक बात। दूसरे, कोई भाई भाई जो बिछड़े हुए हैं मिल जाएं, कितना अच्छा लगता है। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा लगा है, हमारी कई लोगों से चर्चा हुई तो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब ये लोग अलग नहीं होना चाहिए था, फिर अलग हो गए, सालों साल अलग रह गए, अब मिल गए हैं, अब इनको अलग नहीं होना चाहिए। अगर अब अलग होंगे तो महाराष्ट्र के लोगों को बुरा भी बहुत लगेगा, ये भी जान लीजिए। तो इसलिए अब उनको अपनी अपनी राजनीति कैसे एक साथ चलाएंगे उसके बारे में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनका मिलना सबको अच्छा लगता है। किसी एक का ईगो आड़े नहीं आना चाहिए, तो क्या सलाह देंगे आप दोनों भाइयों को? भाई हम क्या कह रहे हैं, हम ये ईगो वगैरह शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर हम कह रहे हैं कि आप मिले ही रहिएगा। मिले हैं तो अलग दोबारा होंगे तो लोगों को फिर से एक चोट पहुंचेगी। लोग चाहते हैं कि आप परिवार के लोग इकट्ठा रहें। जो ठाकरे परिवार है पूर्ण रूप से, उनकी राजनीति अगर देखी जाए तो वो पहले से मराठी हिंदुत्व इनके आधार पर ही चली आ रही है, और आज जो उन्होंने मुद्दा पकड़ा हुआ है मराठी का, मराठी सम्मान का और हिंदी विरोध का, तो अगर हम दक्षिण के राज्य में देखा जाए तो वहाँ के राज्य भी अपनी भाषा के लिए बहुत ही आग्रही रहते हैं। तो क्या ठाकरे बंधु की ये राजनीति काम कर पाएगी उनके लिए? और ठाकरे परिवार का जो मूल है वो कहाँ से है, उनके बारे में भी आपको जानकारी है? अच्छा, फिर से आप कहलवाना चाहते हैं। हाँ, आप चतुर पत्रकार हैं। खैर, धन्यवाद। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में सर्वत्र नहीं, तमिलनाडु में भाषा का आग्रह रह करके राजनीति की गई। लेकिन आज आप तमिलनाडु चले जाइए, पहले किसी को हिंदी नहीं आती थी, आज लगभग हर को हिंदी आती है। हम तो जाते रहते हैं। तो ये कैसे हो गया? हिंदी का विरोध जिस राज्य में लंबे समय तक किया गया, उस राज्य में सब हिंदी कैसे जानने लग गए? कभी कभी विरोध से भी लोग जान जाते हैं, अधिकतर लोग तो विरोध से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। विरोध ही प्रचार का साधन रहा। तो हिंदी का विरोध किया गया तो
तो वहाँ के जो निष्पक्ष लोग थे उनके मन में आया कि हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है, ऐसा इसमें क्या है, हम भी सीखेंगे। तो उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विरोध भी प्रचार करवा देता है, तो हिंदी का प्रचार वहाँ हो गया। आज वहाँ पर भाषा की जो राजनीति है वो पिट चुकी है। यहाँ पर भी पहले एक बार ये राजनीति आजमाई जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ आजमाया जा रहा है, पहले आजमाई जा चुकी है, पिट चुकी है, दोबारा आजमाई गई। उसमें जो तरीका कार्यकर्ताओं ने अपना लिया और उसके बाद उनके नेता ने जिस तरह से पब्लिकली कह दिया कि मारो भी और सबूत भी मिटा दो, तो उसके कारण फिर लोग निंदा हो गई। तो यहाँ के लोग भी उसको अच्छा नहीं समझे, मराठी लोगों ने भी कहा कि ये तो तरीका नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात आगे बढ़ भी सकती थी, मराठी अस्मिता के नाम पर, मराठी भाषा की अस्मिता के नाम पर बढ़ सकती थी थोड़ा बहुत, लेकिन जो तरीका अपना लिया गया उस तरीके के कारण ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब ये राजनीति लंबी नहीं चलेगी। ऐसी कोई राजनीति लेके आना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की इफ बट ना हो, एकदम स्वीकार्य हो, सर्व स्वीकार्य हो, और जो विरोधी हैं वो भी ललचा जाएं कि अरे ये बात तो हमको करनी चाहिए थी, इन्होंने कर दिया। ऐसी कोई राजनीति बैठें, दोनों भाई मिल करके विचार करें, अच्छी राजनीति लेके आएँ। तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले लोग उनको अपनाना चाहेंगे। पहले उनके बाला साहब को सब लोगों ने अपनाया था यहाँ पे, लेकिन अभी ये राजनीति हमको नहीं लगता है कि भाषा वाली बात लंबी जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी इस समय सब लोग सब भाषा जान रहे हैं, प्रचार हो चुका है, बोलने लग गए हैं, व्यवहार होने लग गया है, और सब जगह के साहित्य को सब लोग पढ़ना चाहते हैं। सब जगह की बातों से सब लोग अवेयर रहते हैं। उत्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है, पश्चिम क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो सब जगह की बात लोग जानते हैं। अब ये संकीर्ण दायरा है भाषा का। किसी समय भाषा के नाम पे स्टेट बन गए और भाषा के नाम पे बात हो गई, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी भाषा के नाम पे राजनीति कोई लंबी दूरी ऊंची छलांग लगा देगी और सीधे जाकर के कुर्सी पे बैठा देगी, ऐसा हमको नहीं लगता है। हमने अपना आकलन बताया। ठाकरे परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठाकरे परिवार जो जिनकी राजनीति पहले से मराठी हिंदुत्व ये थी, अभी ठाकरे परिवार का मूल स्थान कहाँ पर था और वो अभी महाराष्ट्र में है, तो किस प्रकार? तो हमने बता दिया कि जैसा कि ठाकरे जी के पिताजी जो थे उन्होंने जो अपने परिवार का इतिहास लिखा है, प्रबोधनकर जी, उन्होंने लिखा है कि हम मगध से आए और महाराष्ट्र ने हमको अपनाया। तो जब मगध से आए तो मागधी भाषा बोलते थे और फिर यहाँ आकर के मराठी हो गए, और महाराष्ट्र के लोगों ने इतना प्यार दिया उस परिवार को कि मागधी भूल गया वो। आज अगर उस परिवार से पूछा जाए कि मागधी में 2 शब्द बोल के बताओ, शायद ही बोल पाए, हमको नहीं पता है, लेकिन अनुमान यही है, क्योंकि कभी भी मागधी के बारे में उनको बोलते नहीं देखा गया। तो ऐसी परिस्थिति में मागधी पूरी तरह से भूल गए, पूरी तरह से मराठी हो गए। आज मराठी की अस्मिता के लिए खड़े हो रहे हैं, कितना प्यार उनके मन में, हिंदी तक को दूर भगा रहे हैं। तो ये कैसे हो गया? बाहर का कोई आया, उसको महाराष्ट्र ने इतना अपना बना लिया कि वो अपने से ज़्यादा अपना हो गया, है ना। तो ये जो तरीका है, हम यही कहना चाहते हैं कि यही तरीका कारगर है और इसी तरीक़ों को अपनाना चाहिए। आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, रश्मि ठाकरे जी से मिले हैं, उनके मातोश्री निवास स्थान पर गए थे, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनमें क्या फ़र्क देखते हैं आपको? क्या नज़र आता है स्वभाव में? दोनों से मिले तब ना। हम तो उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, उनसे हमने बातचीत की। राज ठाकरे जी को आप पहचानते हैं, उनकी प्रतिमा जानते हैं? उनका मन हमने जाना है, लेकिन राज ठाकरे जी से हम कभी मिले ही नहीं, तो हम क्या। मीडिया द्वारा उनकी प्रतिमा का आकलन आपने किया है? मीडिया का मतलब यह है कि अभी की जो परिस्थिति है, जो आप चाहेंगे कि ये कहें हम, तो वो परिस्थिति ये है कि राज ठाकरे एक हार्डकोर लाइन लेकर के चल रहे हैं, हिंदुत्ववादी लाइन लेकर, और उद्धव ठाकरे समावेशी जो विचार है उसको प्रतिनिधित्व करने लग गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों कितना साथ चल पाएंगे, ये एक बड़ी शंका है, क्योंकि दोनों का जो विचार है वो व्यवहार में एक साथ चल पाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोग अभी यही सोच रहे हैं कि ये साथ तो हो गए, लेकिन साथ चलने का तरीका इनका क्या होगा, वो अभी फार्मूला निकल के नहीं आया है। तो लोग उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि दोनों भाई मिलकर के जनता को बताएं कि हम साथ हैं और ये तरीका है हमारा कि हम चल लेंगे। तो सलाह देना चाहेंगे दोनों भाइयों को उनके स्वभाव के अनुसार? हम तो चाहते हैं कि परिवार अलग अलग ना रहे, मिला रहे। तो हमारी तो शुभकामना यही है कि ये लोग मिल करके कोई रास्ता निकाल लें
के साथ चल सकेंगे। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने कल ही परसों में कहा है कि अगर आप उम्र के 75 गांठ लेते हैं, 75 उम्र के आप अगर हो जाते हैं 75 साल के, तो आपको निवृत्त हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले जानी चाहिए। उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उनका उद्देश्य था। पंतप्रधान मोदी के बारे में वो बोल रहे थे, कुछ उनको वो संकेत देना चाहते हैं। यही समस्या है कि बोलते भी हैं और फिर अनुमान लगाने के लिए सबको छोड़ देते हैं कि आप लोग अनुमान लगाइए कि शायद इसलिए कह रहे होंगे। अरे जब बात है तो साफ कहना चाहिए। अगर आप कहना चाहते हो 65 साल की उम्र कहीं कहीं रिटायरमेंट की है सरकारी कार्यालयों में, कहीं कहीं प्रदेश में 65 साल की उम्र है, कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है, और राजनीति में 75 साल की उम्र स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने फिक्स की जब वो आए सत्ता में और उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रभावी हुआ, तब उन्होंने ये नियम बनाया। और इस नियम का प्रभाव जाने कितने सीनियर मोस्ट नेताओं के ऊपर पड़ा और उन सबको रिटायर कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिस समय वो नियम बना रहे थे उनको भी तो पता रहा ही होगा कि एक दिन हम भी 75 के होंगे तो हमारे ऊपर ये नियम लागू होगा, और फिर भी उन्होंने बनाया। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जान समझ करके नियम बनाए हैं, और जब 75 साल उनका पूरा होगा, अभी सितंबर में पूरा होने वाला है ऐसा बता रहे हैं, तो जैसे ही पूरा होगा स्वाभाविक है कि अपने बनाए नियम को खुद क्यों तोड़ेंगे। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि सितंबर में आगे पीछे 2-4 महीना आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन कर दें, लेकिन वो ज़रूर अपने नियम का आदर करते हुए त्याग पत्र दे देंगे। कुछ जो भाजपा के ही वरिष्ठ नेता है उनका कहना ऐसा है कि पंतप्रधान मोदी ये पंतप्रधान बने रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ऐसा है कि जो शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा विभाग में सत्रांत लाभ दिया जाता है। जैसे कोई फरवरी में रिटायर हो रहा हो, 60 साल या 65 साल की उम्र जहां निर्धारित हो, तो उसको कहते हैं सत्रांत लाभ, तो माने जुलाई तक उसको मौका दे दिया जाता है। तो ऐसे कोई सत्रांत लाभ अगर उनको देना चाहते होंगे तो पार्टी के लोग आपस में तय करके सत्रांत, तो सत्रांत क्या होता है, एक बजट जब पूरा हो जाता है तो दूसरा बजट आता है। हमारे यहाँ राजनीति में बजट से बजट सत्रांत होता है, तो एक बजट लाया उसके बाद दूसरा बजट लाने के लिए फिर दूसरा आएगा, यही हो सकता है और क्या। तो जो सच्चाई है वो तो यही है कि नियम इन्होंने ही बनाया है और स्वयं पालन करके आदर्श रखना चाहिए, बाकी तो फिर समय बताएगा। शंकराचार्य जी, उदयपुर फाइल्स नाम की जो एक फिल्म आई है, कन्हैया लाल के मर्डर मिस्ट्री पे ये फिल्म आई है, लेकिन कहा ऐसे जा रहा है कि उस फिल्म पे रोक लगाई गई है और इसका प्रभाव, इस फिल्म का प्रभाव चालू जो केस है उस पर पड़ सकता है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि चित्रपट है या फिर नाटक है, ऐसे कोई साहित्य है जो असल घटनाओं पर आधारित होना चाहिए? नहीं, जो साहित्य है ना वो समाज का दर्पण माना गया है, तो समाज में जो कुछ घटित होता है उसी को साहित्यकार अपने अपने शैली में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में निरूपित करता है। तो ये घटना भी हुई है, ऐसा है तो नहीं है कि नहीं हुई है, काल्पनिक घटना तो है नहीं, वास्तविक घटना है। और वास्तविक घटना का निरूपण लाखों बार सोशल मीडिया में हो चुका, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कही ही है, और हजारों बार जो प्रिंट मीडिया है उसमें कहानियाँ छप चुकी हैं उस बारे में। तो अगर कहीं छापने से या उसके बारे में चर्चा करने से प्रभाव कोर्ट में पड़ता होता तो क्या बात थी। राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, बाहर कितनी चर्चा होती थी राम जन्मभूमि की। अगर कोई इकट्ठा करना चाहे पूरे देश में तो इकट्ठा नहीं कर सकता, इतनी चर्चा हो गई। तो मुकदमा अलग ढंग से चलता है और चर्चा बाहर अलग ढंग से होती रहती है। बाहर हुई चर्चा का प्रभाव उसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इस फिल्म को क्लीन चिट दी जानी चाहिए? नहीं, हमारा ये कहना है कि अगर घटना घटी है तो उस बारे में कोई बात कही जा रही है, तथ्य विरुद्ध होगा तो जब वो प्रदर्शित की जाएगी तो जो तथ्य के प्रेमी हैं वो कहेंगे कि ये बात इसमें तथ्य विरुद्ध है, उनको भी कहने का अधिकार होगा। लेकिन जो घटना घटी है उसको पूरी तरह से छिपा लेना कि इसको हम दिखाने ही नहीं देंगे, ये अभिव्यक्ति पर भी प्रहार है। और साथ ही साथ जो लोग उस घटना को समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है, किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति इतना धर्मांध हो जाता है कि वो अपने धर्म की जो प्रतिष्ठा है उसकी परवाह किए बिना घटनाएं कर देता है, या उसके पीछे कोई होता है, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनको लोग जानना चाहते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से लोगों को समझ में आएगा। देखिए, लिखा पढ़ा जो है ना सब लोग नहीं समझ सकते, अधिकतर लोग जब वो चीज़ पर्दे पर देखते हैं तो वो समझ पाते हैं। तो ऐसे में पर्दे पर इसकी मांग है, लोग जानना चाहते हैं। और कोई निर्माता इसको अगर बना करके लेके आ रहा है, हमको कन्हैया लाल के बेटे और पत्नी मेरठ में आकर के मिले थे
तो उन्होंने हमसे बताया कि ये हमारे पिताजी की ऐसे ऐसे हत्या हुई, अभी उनका मुकदमा ऐसे ऐसे चल रहा है, परिस्थिति सब बताई और कहा कि ये एक निर्माता हैं जिन्होंने हमारे इस दुख के ऊपर एक फिल्म बनाई है। तो हमने उनसे पूछा कि इसमें निरूपण क्या किया गया है। उन्होंने कहा जो घटना है उसी को यथावत दिखाने का प्रयास किया गया है। हमने कहा निरूपण के लिए कुछ आप लोग जो थोड़ी सी अपनी स्वतंत्रता लेते हैं उसमें आपने कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया जो कि आपत्तिजनक हो। तो जो निर्माता थे उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है और बल्कि हमने ये प्रयास किया है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी किसी को चोट ना लग जाए। हमने कहा अगर इतनी सतर्कता आपने रखी है तो हम चाहेंगे कि आपकी फिल्म लोगों के सामने आए। शंकराचार्य जी, बिहार के चुनाव सामने है, लेकिन जो महाराष्ट्र के चुनाव हो गए उसके बारे में कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ कहा गया, उसके ऊपर विवाद भी हुआ कि यहाँ का जो चुनाव के निकाल है, जो रिजल्ट्स है वो ठीक तरीके से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है, जिस प्रकार की राजनीति आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया है। ठीक है, अपनी अपनी राजनीति के अनुसार अपने अपने करते हैं लोग। जब चुनाव पर आपको भरोसा ना हो तो आपको उसके प्रमाण इकट्ठे करके और चुनाव आयोग में देना चाहिए। चुनाव आयोग अगर उस पर सुनवाई नहीं करता है तो अलग ऊपरी कोर्ट में जाना चाहिए। चुनाव आप लड़ते हैं, लड़ने के बाद उसके परिणामों को आप स्वीकार कर देते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। कभी भी चुनाव से आप विरत भी नहीं होते हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ी है, हम नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ते भी हैं, चुनाव के परिणामों को स्वीकार करके उसके अनुसार व्यवहार भी करते हैं और आरोप भी लगाते जाते हैं। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर आरोप हैं तो उसको लड़ करके समाप्त करना चाहिए और तब तक कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहिए। कह देना चाहिए कि गलत चुनाव है, मेरे पास प्रमाण है, मैं उसको रख रहा हूँ, इस पर विचार करके निर्णय किया जाए। उसके पहले तक इस विधायक का शपथ नहीं होना चाहिए। ये आप मांग करिए और अगर शपथ होता है तो वो बाद में आप मांग करिए कोर्ट में कि अगर हमारी बात सही पाई जाए तो इनका कैंडिडेचर रद्द किया जाए। लेकिन ये जो तरीके हैं इनको ना अपना करके बातें कही जाती हैं, तो इसीलिए लगता है कि ये सब चलता ही रहेगा। मराठा आरक्षण के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और जातीय जनगणना की भी बात चल रही है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि जात के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, जिसकी मांग हो रही है, आज मराठा आरक्षण के लिए मांग हो रही है, कल किसी और आरक्षण के लिए मांग हो सकती है। बात यह है कि जैसे जैसे आप समूह को बलवान करेंगे, समूह अपने हितों के लिए अपना आगे बढ़ेगा। तो आप क्या करते हैं कि एक समूह घोषित करते हैं कि इतने लोगों का एक समूह होगा, फिर उसको थोड़ा बल देते हैं और बाद में जब वो अपना बल प्रदर्शित करता है तो आप उस पर विचार करने लग जाते हैं कि बल क्यों दिखा रहा है, ये तो होगा ही। तो आप जिस रास्ते पर आप चले हो, जातिगत जनगणना करा रहे हो, तो आप क्या समझते हैं जब जातियों की गणना आ जाएगी, परिभाषित हो जाएगी, अभी तो सब भूले भटके हैं, मिला जुला मामला चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये सुनिश्चित होगा उसके बाद हर जाति अपने अपने ढंग से अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेगी। और आपके पास हर जाति के लिए कोई रेमेडी तो है नहीं पहले से कि आप एक एक जाति को एक एक पकड़ा देंगे कि लो भाई इतने टुकड़े हैं लो। तब क्या होगा, तब छीना झपटी शुरू होगी। तो जिस रास्ते पर देश को ले जाया जा रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा, वो तो आपसी झगड़े का कारण ही दिखाई दे रहा है, होगा ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सविस्तर बातचीत के लिए। तर हे होते शंकराचार्यजी आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की एकंदरीतच महाराष्ट्रातली राजकीय सामाजिक स्थिती पाहता आणि येणाऱ्या निवडणुका पाहता मराठीचा मुद्दा किंवा हिंदीचा मुद्दा हा राजकारणावर प्रभावी होऊ शकत नाही। ठाकरे बंधूंनी जरूर एकत्र आलं पाहिजे, मात्र त्यांनी एकत्रित राहता येईल अशा पद्धतीचंच राजकारण केलं पाहिजे असा सल्लासुद्धा शंकराचार्यजी यांनी दिलेला आहे। कॅमेरामन निलेश देरूटसह महेश पाठक, झी 24 तास, मुंबई।